नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, लेकिन हाल फिलहाल की नहीं है, थोड़ी पुरानी है। बात 5 अक्टूबर 2023 की है। दिल्ली के हैदरपुर ट्रीटमेंट प्लांट के पास मुनक नहर में एक लाश मिली। लाश बुरी तरह से सड़ी गली थी, हाथ और पैर बंधे हुए थे और चेहरा पहचानने लायक बिल्कुल नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले मार के मुनक नहर में फेंक दिया गया हो। मुनक नहर के बारे में एक बात और बता दूं कि ये दिल्ली और आसपास की गई हत्याओं की लाशें फेंकने के लिए बहुत ही नोटोरियस है मुनक नहर। और पुलिस के लिए भी वहां नई बात नहीं है मुनक नहर में अज्ञात लाशों का मिलना। आसपास के लोग भी जानते हैं कि अगर मुनक नहर से लाश मिली है तो इसकी पहचान होना बहुत मुश्किल है। कारण उसका ये कि उस नहर के आसपास से आवागमन बिल्कुल न के बराबर है। इसीलिए बॉडी पड़ने के बाद 2-3 दिन बाद ऊपर आई, बहुत कम लोगों की नज़र उस पर पड़ती थी। बहरहाल पुलिस ने उसको बाहर निकाला। कपड़ों में तलाशी ली जाती है कि शायद पहचान की कोई चीज़ मिल जाए। काफ़ी तलाश करने के बाद उसके पैंट के दाहिनी तरफ की जेब में सबसे नीचे की तरफ एक भीगा हुआ मुड़ा तोड़ा कागज मिला। पुलिस ने उसको निकाल के अलग कर लिया। बाकी शरीर के किसी हिस्से से, किसी कपड़े से कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिससे उसकी पहचान हो सके। पुलिस ने बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी और 4 दिन करीबन इंतजार करने के बाद जो एसओपी है सब जगह उसको प्रिंट करवाया, भिजवाया, अखबारों में निकलवाया, लेकिन कुछ भी पता नहीं लगा। इस बीच में थाने पर लोगों की निगाह उस भीगे किंतु एकदम मुड़े तुड़े, जैसे आपका कोई कागज कपड़ों में छूट जाए, वॉशिंग मशीन में धो लीजिए तो वो बहुत छोटे आकार का सिकुड़ के हो जाता है। बहुत छोटा, क्योंकि एक तो वो होता है हार्ड पेपर। अगर हार्ड या अच्छी क्वालिटी का पेपर हो तो उसके डी शेप होने में थोड़ा समय भी लगता है और ज़्यादा डी शेप नहीं होता। लेकिन अगर बहुत ही जैसे अखबार का जो कागज़ होता है उस तरह का जो कपड़ा है, छोटी रसीदें हैं और बाकी छोटे छोटे जो इस तरह से केवल प्रिंटिंग वाले कागज़ होते हैं, वो बहुत पानी पाके एक तो गल जाते हैं, दूसरे उनका आकार बहुत छोटा हो जाता है और मुड़ तुड़ जाते हैं। बहरहाल उसे वो रखा हुआ था और एक सिपाही ने उससे कहा कि साहब ये बहुत देर से ये पड़ा हुआ, सूख भी गया है और इस कागज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। हालांकि कुछ लोगों ने ये भी कहा कि इतना गला हुआ है कि इसको सीधा खुल पाना इसका या इसमें क्या लिखा हुआ है ये पहचान करना ये बहुत मुश्किल काम है। बहरहाल उस सिपाही ने धीरे धीरे करके वो छोटी छोटी टुकड़े उसके जैसे जैसे निकालता था वो फट जाते थे, लेकिन एक सफ़ेद कागज पर उन कागज के टुकड़ों को एक एक करके रखने लगा तो पता लगा ये 2 रसीदें हैं। रसीदें खासकर अगर आपके यहाँ अखबार आता है तो अखबार की रसीद आप देखिए, उसमें अगर 10 बूंद पानी भी पड़ जाए तो गल जाएगी। ठीक उसी तरह रसीदों का कागज था वो, लेकिन उसने पेशेंस से एक एक जितना उसको उखाड़ता था उतना वो अलग हो जाता था, उनको रख लेता था। फिर धीरे धीरे करके उसे घंटों समय लगा लेकिन उसको अरेंज कर पाया। अरेंज करने के बाद उसके ऊपर एक कपड़ा रख के और उसे इस्त्री कर दिया, प्रेस कर दिया, तो वो
एक तो जो उसकी सिकुड़न थी, सिलवट थी उसकी, वो सब दूर हो गई और धीरे धीरे उसमें जो प्रिंटिंग वाला हिसाब किताब था वो समझ में आने लगा। जब सिपाही ने मेहनत करके ऐसा किया तो सभी ने कहा ये काम बहुत अच्छा किया, क्या पहचान में आ रहा है। तो पढ़ने की कोशिश करते करते ये समझ में आया कि एक रसीद तो सिलाई के कपड़े की सिलाई के पैसे देने की रसीद है, दूसरी थोक में मूंगफली के विक्रेताओं की रसीद है। दोनों में ही जिला सहारनपुर लिखा हुआ था। एक लीड मिली छोटी सी पुलिस को, पुलिस ने उसकी फोटोकॉपी कराई, ओरिजिनल को वैसे ही रख दिया कि अगर इससे कोई बात आगे बढ़ती है तो इसे एज ए एविडेंस कोर्ट में पेश किया जाना है। फोटोकॉपी लेके एक टीम वहां से सहारनपुर के लिए रवाना हुई। सहारनपुर पहुंच के टेलरिंग शॉप बहुत तरह के थे। कोशिश ये की गई कि उसमें जो लिखावट थी वो तो बहुत स्पष्ट नहीं थी, लेकिन फलाने टेलर्स लिखा हुआ था। सहारनपुर भी समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा था, लेकिन जो गली कूचा मोहल्ला सड़क थी वो बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रही थी। पुलिस ने दिन भर प्रयास किया कि उस शेप और साइज की रिसीट किन किन के पास है, ताकि दिखा के इसे ये पहचान कराई जाए कि किसके कपड़े की रिसीट ये हो सकती है। तमाम प्रयास करने के बाद भी, क्योंकि एक ही साइज के रिसीट कई दुकानों पर मिल गए, जिसकी वजह से उससे कुछ भी पता नहीं लगा। फिर थोक की मूंगफली की दुकानों में ढूंढना शुरू किया गया और एक दुकान ऐसी मिली जो उस रसीद के आकार और उसके शेप और उसकी लिखावट या उसकी जो प्रिंटिंग है उससे मैच कर गई। पुलिस ने उससे जानने की कोशिश की कि भाई ये, और ज़्यादा बड़ा लॉट वहाँ से, थोक की दुकान थी तो वो फुटकर व्यापारी लोग ले जाया करते थे, और जो तारीख उसमें लिखी हुई थी वो 3-4 दिन पहले की ही प्रतीत होती थी। जो डेट समझ में आ रही थी, जैसे अगर उसमें 2 तारीख लिखी है तो वो 2 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। चूंकि इस बुरी तरह गला हुआ कागज, ये तो सिपाही की हिम्मत थी कि उसने अलग अलग करके और उसे प्रेस करके उसे ठीक शेप और साइज में ला दिया था। तो दुकान पर बैठे व्यक्ति ने, अच्छा फुटकर दुकानदार अगर होता तो शायद उसे पता लगाना मुश्किल होता, 100-200 ग्राहक एक दिन में आते होंगे, लेकिन वो थोक की दुकान थी जो उनमें ग्राहकों की संख्या कम होती है। बहरहाल दिमाग पर जोर डाल के उसने कहा कि हाँ, इतना सामान तो आज से 6 दिन या 7 दिन पहले फला आदमी हमसे ले गया था। पुलिस ने अंदाजे से ही उनके यहाँ पर पूछा कि भाई ये कहाँ है। उन्होंने कहा ये तो कई दिन से नहीं है, 6-7 दिन से, लेकिन ये जाते आते रहते हैं। ये कभी कभी थोक में मूंगफली पानीपत के तमाम थोक व्यापारियों को यहाँ से ले जाके दे देते हैं, अपना कमीशन ले लेते हैं, वो लोग बेचते हैं। ये फला आदमी है। बहरहाल 9 अक्टूबर को, यानी 5 को ये लाश मिली थी और पोस्टमार्टम के मुताबिक 2 या 3 तारीख को ये हत्या हुई थी, और 9 अक्टूबर को यानी 7-8 दिन बाद ही पुलिस जो है उसने उस व्यक्ति की पहचान कर ली कि ये फला व्यक्ति है। लेकिन पुलिस की समस्या का समाधान ये नहीं हुआ कि ये सहारनपुर का रहने वाला है और दिल्ली में हैदरपुर ट्रीटमेंट प्लांट के पास मुनक नहर में इसकी लाश मिली है, तो ये सहारनपुर से और दिल्ली तक कैसे गया। परिवार वालों से भी कोई बहुत ज़्यादा मदद इसकी नहीं मिली। लोगों ने ये बताया कि इसका पूरा परिवार पानीपत में रहता है, इसकी पत्नी बच्चे वहीं पर ये व्यापार करता है, कपड़ों का भी काम करता है, और चूंकि यहीं का रहने वाला है तो कभी कभार लोग उससे थोक वाली मूंगफली
मंगवाया करते हैं। जाते समय ये थोक की मूंगफली लाद के वहाँ ले जाता है और अपना कमीशन ले लेता है। बहरहाल पुलिस ढूंढते ढूंढते पानीपत के उसके घर भी पहुंच गई। तो ये पता लगा कि कुछ महीने पहले इस व्यक्ति ने, जिसकी पत्नी वहां मिल गई, जिसके ऊपर शक था कि मृतक यही है, कि ये पता लगा कि अभी कुछ ही दिन पहले ये दोनों भाई का परिवार यहाँ रहते थे, लेकिन कुछ गंभीर टाइप का झगड़ा हुआ और उसके बाद इसका बड़ा भाई, उसकी पत्नी और 2 भतीजे वो यहाँ से छोड़कर चले गए थे। इतने ही विवाद की जानकारी थी। लेकिन वो दिल्ली कैसे पहुंच गई लाश, सहारनपुर में रसीदें क्यों मिली, ये सब सवाल के जवाब पुलिस को नहीं मिल रहे थे। पुलिस ने पत्नी और उसके और घर वालों से बातचीत की, लेकिन कोई भी आगे की बात बताने को तैयार नहीं था। ये जरूर बताया उन्होंने कि अभी महीने भर पहले बड़े भाई से विवाद हुआ। पहले उसका पूरा परिवार यहीं रहता था और जो इनका कपड़ों का व्यापार था उसमें सहयोग करता था। बाकी आते जाते वो मूंगफली का वहाँ से ले आना, हरी सब्जी का वहाँ से ले आना, चूँकि पानीपत में इन सब चीज़ों का अच्छा दाम मिल जाता है, तो आने जाने का खर्च जोड़ के जब फायदा हो रहा था तो वो लोग लेके वहाँ जाया करते थे दोनों भाई। बहरहाल फिर बड़े भाई के परिवार को भी इकट्ठा, सबसे बातचीत तो पुलिस ने कर ली थी, लेकिन कुछ पता नहीं लगा था। फिर पुलिस ने ये डिसाइड किया कि दोनों, एक भाई जिसको निकाला गया था और एक भाई जो मृतक है, इन दोनों के सारे परिवार वालों को थाने पर ले आया जाए। दिल्ली पुलिस ने सारे लोगों को थाने पर इकट्ठा किया और धीरे धीरे उनसे पूछताछ शुरू की। टाइम बहुत लगा, लेकिन जब उसको जीरो इन करने लगी पुलिस, एक्सक्लूड करने की, इसको हटाइए, मृतक की पत्नी को हटाइए, उनको हटाइए, तो जो लोग बचे वो बड़े भाई के परिवार वाले थे। बड़ा भाई, पत्नी और उसके 2 भतीजे, जिनमें एक नाबालिग था। इनसे कड़ाई से पूछताछ शुरू हुई और फिर पूछताछ अपने रंग पर आई, जब विशिष्ट श्रेणी पर आई तो उन लोगों ने सारी बात बता दी। उन्होंने ये बताया कि पहले दोनों ही लोग पानीपत में रहने वाले, हम लोग सहारनपुर के हैं, लेकिन पानीपत में व्यवसाय के सिलसिले में पहले छोटा भाई आया, फिर उसने व्यवसाय जमाया मदद के लिए, फिर मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वहीं रहने लगे। धीरे धीरे उसका व्यवसाय बहुत आगे बढ़ गया। छोटा छोटा हम लोग भी सहयोग करते रहे कि वहाँ किसी को कोई चीज़ मार्केट देखा कि फलां चीज़ हरी सब्जी का बहुत अच्छा मार्केट है, सहारनपुर गए, वहाँ से हरी सब्जियाँ उठा के ले आए यहाँ। उसको धीरे धीरे कट मनी जो मिलती है वो इकट्ठा होने लगी और भाई का अपना कपड़े का व्यवसाय था वो बहुत अच्छा चलने लगा। लेकिन इसी बीच में इस संपन्नता को देखते हुए भाइयों में विवाद हो गया। विवाद इतना गहरा हो गया कि छोटे भाई ने एक दिन गुस्से में आकर बड़े भाई का सारा सामान उस घर से बाहर कर दिया और ये कहा कि अब तुम लोग जाके सहारनपुर रहो, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। बड़ा भाई, उसकी पत्नी और 2 भतीजे अपना सामान एक डीसीएम पे लाद के वहाँ से वापस चले गए सहारनपुर। लेकिन अपमानित इतना हुए कि उन्होंने इस अपमान का बदला लेने की ठान ली। फिर अपने एक रिश्तेदार के माध्यम से जब ये भाई, मृतक यानी छोटा भाई, जब ये सहारनपुर आया था तो उसी रिश्तेदार को साथ लगाकर या उसकी मदद से वो पानीपत वापस जब जा रहा था तो वो साथ साथ चला गया और रास्ते भर मोबाइल से ये लोकेशन देता रहा। तब रास्ते में एक जगह बड़ा भाई और उसके दोनों बच्चे, ये दोनों एक जगह इंतजार कर रहे थे। इशारा करके
इसने मैसेज के माध्यम से बड़े भाई ने सुनसान जगह पे गाड़ी रुकवा ली पेशाब करने के लिए। उसके बाद साथ का वो आदमी और बड़ा भाई और उसके 2 बच्चे, उन्होंने उसे घसीट लिया, गाड़ी में से उतार लिया। उतारने के बाद वहीं उसे गला दबाकर मार डाला, हाथ और पैर बांध दिए और फिर उसी गाड़ी से उसे लेकर गए और वहाँ नहर में उसके शव को, जहाँ सबसे ज़्यादा गंदगी और कीचड़ रहती है मुनक नहर में, वहीं उसे फेंक दिया। सारी बात पता लगने पर पुलिस ने 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। बड़े भाई को, उसके 2 बच्चे जिनमें एक नाबालिग था, और उस सहयोगी को जिसकी मदद से मृतक को सहारनपुर से और पानीपत जाने के रास्ते में वो साथ साथ चल के लोकेशन बताता रहा और एक जगह गाड़ी रुकवाई और वहीं पर उसे पकड़कर उसकी हत्या कर दी गई। विवाद यही था, वहाँ मौके पर लोगों से पूछा गया, लौटकर उसने यहाँ अगल बगल टोला पड़ोसी रिश्तेदारों को यही बताया था कि मुझे बहुत अपमानित करके अपने घर से, अब इनके पास पैसा हो गया तो ये भाई को भूल गए, भाई की इज्जत को भूल गए। रोहिणी इलाके के डीसीपी गुरिगबल सिंह सिद्धू ने और इंस्पेक्टर त्रिभुवन नेगी, दिनेश और बिश्नोई ने इस पूरे घटना को, जिसमें एक जिसको कहते हैं गला हुआ कागज का टुकड़ा, गीला और गला हुआ कागज का टुकड़ा ही सिर्फ एक लीड थी, उस लीड से उन्होंने आगे पहुंचकर और उसकी मृतक की भी पहचान की और अपराधी की भी पहचान कर ली। पुलिस अधिकारियों ने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पिछले 2 वर्षों में मुनक नहर में अज्ञात शव बरामद होने का ये पहला मामला है जिसका हम खुलासा कर पाए हैं। बड़ी संख्या में अज्ञात शव वहाँ मुनक नहर में बरामद हुए हैं और पहली बार ही इस शव की पहचान इतनी मुश्किल थी और पहली बार ही एक ऐसे बहुत छोटे से एविडेंस के सहारे हम लोग वहाँ तक पहुँचे थे। चारों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। आज की घटना देखिए, बात बहुत छोटी थी और लगने वाली थी। छोटे भाई ने बड़े भाई को अपने साथ व्यापार करने के लिए दूसरे शहर में रखा। भाई अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वहाँ रहने लगा। दोनों ने मिलके व्यापार को या जो भी धंधा करते थे उसको बहुत आगे बढ़ा दिया। छोटे भाई की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई और पहले से कहीं ज़्यादा वो संपन्न हो गया, उसका अपना मकान भी हो गया। पर पैसा आते ही उसे इस बात का गुमान हो गया कि जो तरक्की हुई है मेरी वजह से हुई है, मेरी मेहनत से हुई है, मेरा ही है, सब कुछ मेरा ही है। और यही गुमान सिर चढ़ के छोटे भाई और उसकी पत्नी के सिर से बोलने लगा। बात बात पर बड़े भाई के बच्चों को मारना, पीटना, डांटना, बड़े भाई और भाभी की तौहीन करना, ये रोज का शगल हो गया उन लोगों का, छोटे भाई और पत्नी का। एक दिन छोटा भाई अपने व्यवसाय से शाम को जब घर लौटा तो आते ही उसकी पत्नी ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि ये लोग बैठ के ही खाते हैं, काम में हाथ बटाते नहीं, दिन भर सोते हैं, घर का भी सारा काम हमें ही करना होता है। थका थकाया आदमी जब आता है तो उसकी इरिटेशन ज़्यादा होती है। थका हुआ है, लोगों से डील करके आ रहा है, दिन भर व्यापार में इधर उधर भागा होगा, कहा सुनी भी हुई होगी, कहीं कहीं हो सकता है उसका मूड भी अपसेट हुआ हो। और ऐसे में पत्नी ने जब चिल्लाना शुरू किया तो उसने सबसे पहले अपनी भाभी को पीटना शुरू कर दिया। भाई उसको बचाने आए, भाई को भी धक्का दे दिया, गिर पड़े। दोनों तरफ से चिल्लाहट हुई, तमाम आसपास के लोग इकट्ठा हुए। इसी बीच छोटे भाई ने बड़े भाई के कमरे से उसका सामान निकाल कर बाहर फेंकना शुरू कर दिया। पत्नी ने भी उसका साथ दिया। थोड़ी देर बाद बड़े भाई और भाभी ने खुद ही अपना सामान सब बाहर कर लिया। सामान बाहर होते ही
छोटे भाई और उसकी पत्नी ने दरवाज़ा बंद कर लिया। बड़ा भाई, पत्नी और 2 बच्चे, उन्होंने एक DCM की, सामान उस पे लादा और वापस अपने घर सहारनपुर पहुंच गए। लेकिन वो अपमान का घूंट पीकर रह गए। उन्हें ये लगा कि मुझे इतना अपमानित किया गया है कि हम कम से कम उस जगह जहां हम इतने सालों रहे हैं, हम किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं रह जाएंगे। और उसी समय पूरे परिवार ने इस अपमान का बदला लेने की सोच ली। उन लोगों ने प्लान बहुत शांति से बनाया कि कैसे इसके जाने की लोकेशन मुझे मिलेगी, कहाँ इसे उतारना है, कैसे मारना है, शरीर की पूरी तलाशी लेके कोई भी चीज नहीं छोड़नी है और मुनक नहर में ही ले जाकर फेंकना है। इस पूरे प्लान के तहत उस आदमी ने शाम को जब ये पानीपत जाने के लिए हुआ तो उसके साथ बैठ गया। वो अपनी गाड़ी खुद ड्राइव कर रहा था और इसको बिठा लिया। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये चूंकि खाली था, मैसेज से बताता रहा हम कहाँ पहुँचे, कहाँ पहुँचे, कहाँ पहुँचे। जहाँ पहले से ही बड़ा भाई और 2 उसके भतीजे मौजूद थे, वहीं पर गाड़ी रुकवा के ये लघु शंका के लिए नीचे उतरा। तब तक उसने और बड़े भाई उसके लड़कों ने उसे घसीट कर उतार लिया और उसकी हत्या कर दी। देखिए, इस घटना में दोनों भाइयों ने गलती की। बड़े भाई को पहले समझ लेना चाहिए था, जब छोटी छोटी बातों पर विवाद होने लगा, कि अब हमारा पूरा परिवार छोटे भाई के परिवार की आंखों में खटक रहा है। वहीं अपना सामान लेके चुपचाप उन्हें वापस अपने घर आ जाना चाहिए था। लेकिन खटपट होती भी रही, वहां बने भी रहे और इस संबंध में कोई बातचीत दोनों भाइयों के बीच में नहीं हुई, इस संबंध में कि हम नहीं चाहते हैं कि तुम यहाँ रहो, या इस तरह कोई बात ही नहीं हुई। छोटे भाई ने क्या गलती की कि अगर ये बात उनको खटक रही थी कि जो कुछ कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, ये सिर्फ बैठ के खा रहे हैं, तो उन्हें पहले ही कह देना चाहिए, शांति से कह देना चाहिए कि भैया अब हमारा सब काम स्टेब्लिश हो गया है, अब आप लोग नया धंधा कोई अगर शुरू करना चाहें या घर चले जाएं, आपको वहाँ रहने में कोई दिक्कत हो तो हमें बताएं, आपकी ज़रूरत हम पूरी करेंगे। लेकिन हमें लगता है कि अब परिवारों को हमारे अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम ये नोटिस कर रहे हैं कि हम लोगों के बीच में मनमुटाव और वाद विवाद दोनों ही बढ़ रहा है। लेकिन उसने भी ऐसा नहीं किया। मन में उसके यही था कि ये अभी छोड़ के चले जाएं, लेकिन वो सोच ये रहा था कि टिप्पणियां करेंगे, अपमानित करेंगे और इनको बेइज्जत करेंगे तो ये अपने आप चले जाएंगे, कहने को नहीं होगा कि हम लोगों ने इन्हें भगाया। यही उसने गलती की। छोटे भाई ने उसे शांतिपूर्वक ये बात अपने भाई को बता देनी चाहिए। अपने भाई को या उसके परिवार को अपमानित नहीं करना चाहिए था। अपनों की बात हमेशा तीर की तरह लगती है, खासकर जब सम्मानपूर्वक बात न की जाए या अपमान किया जाए, और दिल में वो इतना गहरा घाव छोड़ देती है। अपनों की बात, चुभने वाली बात, अपमान की बात, कि ये घाव पूरा होने में बहुत समय लगता है। और तमाम लड़ाइयाँ, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ इतिहास की, हत्याएं और पतन, ये सिर्फ अपमान के कारण हुए हैं। किसी ने किसी का अपमान किया और फिर इन झंझावातों से गुजरा। इसलिए भाई या बहन या कोई रिश्तेदार या किसी दोस्त को बिल्कुल अपमानित नहीं करना चाहिए, उनका अपमान कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपमान का जहर ये ऐसा नहीं है कि जिसने पिया वो थोड़ी देर में ये जहर उतर गया। अपमान का जहर पीढ़ियों तक जाता है, रक्त में जाता है, खून में जाता है ये अपमान का जहर। और जिस दिन मौका मिलता है इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। इसलिए कृपा करके अपनों के बीच में किसी तरह की ऐसी बात न बोलिए, न कहिए, न करिए
जिसमें उसका अपमान हो। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।